नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में चले सबसे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर। कुरनूल में 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। श्रीशैलम में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में करेंगे दर्शन पूजन। भगौड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से जुड़ी चुनौतियों और रणनीति पर चर्चा करने के लिए सीबीआई का सम्मेलन आज। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। नार्को, आतंकवाद, साइबर क्राइम जैसे मुद्दों पर भी होगी बात। बिहार में बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की तीसरी सूची। आज सम्राट चौधरी समेत कई दिग्गज भरेंगे नामांकन। घटक दलों से बिना समझौता कांग्रेस ने भी घोषित किए अपने उम्मीदवार। इजराइल की हमास को धमकी, संघर्ष विराम समझौते का सम्मान नहीं किया तो फिर शुरू की जाएगी सैन्य कार्रवाई। हमास का दावा, सौंपे जा चुके हैं सभी बंधकों के शव। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी भारत को मिलना लगभग तय। फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने रखा अहमदाबाद के नाम का प्रस्ताव। 26 नवंबर को अंतिम फैसला। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। पीएम मोदी कुरनूल में जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे, उनसे औद्योगिक विकास, ऊर्जा, सड़क और रेलवे विस्तार को नई गति मिलेगी। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। अपने आंध्र प्रदेश दौरे में प्रधानमंत्री राज्य को 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। ये परियोजनाएं उद्योग, विद्युत पारेषण, सड़क, रेलवे, रक्षा विनिर्माण और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सहित प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। केंद्र सरकार जो हमारे को सहायता दे रहा है उसके वजह से आज दुनिया के बेहतरीन चीज़ें जैसे अपन देखें गूगल का गीगाबाइट का जो डेटा सेंटर आ रहा है विशाखापट्टनम में आज टीसीएस आ रहा है, आज विशाखापट्टनम में सीपी आ रहा है, विशाखापट्टनम में अब जो दुनिया के बेहतरीन जो इन्वेस्टर्स है पूरे आ रहे हैं। ऐसी अपने रायलसीमा में अपने एरोस्पेस का आ रहा है। अरे ऐसा अमरावती को भी गौरव प्रधानमंत्री जी ने उनका साकार दिया है। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे उनमें 2,880 करोड़ रुपए से अधिक की कुरनूल 3 पूलिंग स्टेशन ट्रांसमिशन प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना का शिलान्यास, 4,920 करोड़ रुपए की ओरवारकल औद्योगिक क्षेत्र और कड़प्पा में कोपरथी औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला, सव्वावरम से शीलानगर तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग की आधारशिला, 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई प्रमुख रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण और 1,730 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गेल इंडिया लिमिटेड की श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित किया जाना शामिल है। मोदी साहब इधर आएंगे, श्रीशैलम है, कर्नूल प्रोग्राम है, बहुत इसलिए अच्छा इधर मेंटेनेंस करने के लिए सब बहुत खुश करते हैं। खुशी की बात है यहाँ पर। ये मेन मकसद इसका क्या है बोले तो पूरा जीएसटी को, वो जीएसटी के स्लैब्स कम करने के वजह से पूरों को, सारे यहाँ अमीर ने गरीब ने, पूरे भारत देश के जितने भी लोग हैं सबको इसका फायदा मिलेगा। और ये हमारे को आने वाली दीपावली ये जीएसटी की वजह से पहले ही सबको, हमारे भारत देश में सबको पहले ही दीपावली आ गई जीएसटी स्लैब्स कम करने की वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश आ रहे हैं कुरनूल, और यहाँ पर आप देखें उत्साह देखने को बनता है एनडीए के कार्यकर्ताओं में। उनका कहना है कि तमाम निवेश प्रस्तावों की झड़ी लगी है जब से राज्य में चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में एनडीए सरकार बनी है और केंद्र सरकार की तरफ से तमाम पैकेज दिए गए हैं। और यहाँ जीएसटी पर राहत मिलने के बाद खास तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से। तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात भी आंध्र प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। कैमरामैन मुकेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, आंध्र प्रदेश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आंध्र प्रदेश के दौरे की शुरुआत श्रीशैलम में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में पूजा और दर्शन से करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आंध्र प्रदेश दौरे की शुरुआत नंदयाल जिले से करेंगे। पीएम श्री ब्रह्मरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। ये पवित्र स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों में से एक है। एक ही मंदिर परिसर में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का होना इस मंदिर को ऐतिहासिक बनाता है। मोदी आने के खुशी में हम लोग पूरा लोग आ गया। हार्टली वेलकम टू मोदी सर। जो प्रधानमंत्री साहब ये आंध्र प्रदेश में श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर को आने वाले हैं, ये तो दुनिया का टाइगर है। जब प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं ऑटोमेटिकली इधर डेवलपमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। प्रधानमंत्री जो हमारा नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधारा है श्रीशैलम में, हमें बहुत खुशी की बात है। ये हमारे इंडिया के लिए बहुत बढ़िया है और ये हमारा बहुत प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इसका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ का प्रजा जो है बहुत ही खुशी है। मल्लिकार्जुन के दर्शन करने के लिए, जो कि ज्योतिर्लिंगों में आता है, उनके दर्शन करने के लिए आया हूँ। बड़ी मान्यता सुनी थी और यहाँ के दर्शन करके मन को प्रसन्नता मिली। जैसे कि इंडिया में 12 हैं ज्योतिर्लिंग। अभी हमने रिसेंटली उज्जैन श्री महाकाल और ओमकारेश्वर के दर्शन करके फिर यहीं पे हैं तीसरे जो आज पूरे हुए हैं दर्शन। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर मंदिर और बहुत ही अच्छा अनुभव। ओम नमः शिवाय। Both Shaktipeeth and Jyotirlinga situated in one prakara. So second Jyotirlinga and sixth Shaktipeeth. On an average, the footfall of Sri Salem is 30 to 35,000. On peak days, it touches nearly 50 to 60,000. During Mahashivratri and festivals, even 85 to 1 lakh above. We are catering the needs of pilgrims. पीएम श्री शैलम स्थित श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र भी जाएंगे। इस स्मारक परिसर में एक ध्यान मंदिर है जिसके चारों कोनों पर 4 प्रतिष्ठित किलों प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी के मॉडल स्थापित हैं। इसके केंद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की गहन ध्यान मुद्रा में एक प्रतिमा है। उर्मिलेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीबीआई के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और सम्मेलन का विषय है भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां। सम्मेलन में केंद्रीय और राज्य पुलिस एजेंसियों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में भगोड़ों को ट्रैक करने और उन्हें भारत वापस लाने के प्रयासों पर चर्चा होगी और इस दौरान गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय सहित अन्य हितधारक भी भाग लेंगे। दरअसल कई देशों में वांछित भारतीय भगोड़ों के संबंध में 300 से अधिक प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित हैं। भगोड़े अक्सर इन देशों से अपने प्रत्यर्पण के प्रयासों को बाधित करने के लिए विभिन्न रास्तों का सहारा लेते हैं और ऐसे कई मामले हैं जहां पर संगठित आपराधिक गिरोहों से जुड़े कई अपराधी विदेशों में रहते हुए आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। सम्मेलन में कानून प्रवर्तन एजेंसियां और विशेषज्ञ इन चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे ताकि इन भगोड़े अपराधियों के शीघ्र प्रत्यर्पण के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा सके। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में विदेशों से सहयोग प्राप्त करने के लिए उपलब्ध औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों का प्रभावी उपयोग, भगोड़े अपराधियों का पता लगाने में प्रौद्योगिकी का उपयोग, भगोड़ों के प्रत्यर्पण के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण और वांछित भगोड़ों के वित्तीय फुटप्रिंट का विश्लेषण सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। नार्को, आतंकवाद, साइबर अपराध, संगठित अपराध और आर्थिक अपराधियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और बात करें बिहार की राजनीति की, तो बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां तेज है। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है और इस सूची में भाजपा ने कुल 18 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें भाजपा ने रामनगर विधानसभा सीट से नंद किशोर राम को टिकट दिया है। इसके अलावा नरकटियागंज से संजय पांडे, चनपटिया से उमाकांत सिंह और रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह भाजपा की ओर से चुनाव लड़ेंगे। कल्याणपुर से सचेंद्र प्रसाद सिंह, राधोपुर से सतीश कुमार यादव, मोहनिया से संगीता कुमारी और गोह से रणविजय सिंह को टिकट दिया गया है।
तो वहीं बायसी से विनोद यादव, बिहपुर से कुमार शैलेंद्र और पीरपैंती से मुरारी पासवान को टिकट दिया गया है। तो प्रत्याशियों की घोषणा के बाद उम्मीदवारों के नामांकन भरने का क्रम भी शुरू हो चुका है और इस कड़ी में आज बिहार भाजपा के प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन शुक्रवार तक भरे जाएंगे। तो वहीं 18 तारीख को नामांकन पत्र की जांच होनी है, जबकि अभ्यर्थियों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर रखी गई है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की बात की जाए तो वहां सीटों को लेकर तनातनी अभी भी जारी है। सीट बंटवारे से पहले ही कांग्रेस ने 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने रणनीति के तहत एक सीट का नाम सोशल मीडिया पर शेयर किया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसके बाद से कांग्रेस ने सिंबल बांटे। प्रमुख उम्मीदवारों की बात की जाए तो विक्रम सीट से अनिल कुमार, वैशाली से संजीव सिंह, रीगा से अमित कुमार टुन्ना और फुलपरास से सुबोध मंडल को उम्मीदवार बनाया गया है। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख एनडीए सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में एनडीए गठबंधन में उनके खाते में आई 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर नामों की घोषणा हो गई है, जबकि 2 सीटें बाजपट्टी और पारू विधानसभा अभी खाली रखी गई हैं। इससे पहले कल उपेंद्र कुशवाहा ने गृह मंत्री अमित शाह से अपनी कुछ बातों को लेकर मुलाकात की थी और इसके बाद दिल्ली से पटना पहुंचते ही उन्होंने 4 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ आज दानापुर और सहरसा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। एक्स पर पोस्ट करते हुए यूपी सीएम ने लिखा कि माता जानकी की पावन भूमि और भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि बिहार में आज दानापुर और सहरसा की जनता जनार्दन के बीच जाकर संवाद करने का अवसर मिलेगा और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। बिहार की विकास यात्रा को और अधिक गति, गरिमा और गौरव देने के लिए डबल इंजन की सरकार सतत आगे बढ़ती रहेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। और आपको बता दें कि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम की 19वीं मध्यावधि मंत्री स्तरीय बैठक के उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुए और इस शिखर सम्मेलन का विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। बैठक में कीर्तिवर्धन सिंह ने गाजा शांति योजना के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही स्थायी शांति प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने 19वीं नाम मध्यावधि मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान माली गणराज्य के विदेश मंत्री अब्दुल्लाह डियोब से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। कीर्तिवर्धन सिंह ने सोमालिया संघीय गणराज्य के विदेश राज्य मंत्री अली मोहम्मद उमर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक द्विपक्षीय सहयोग को और विस्तार देने पर बातचीत हुई। और आइए अब बात करते हैं GST बचत उत्सव की। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए GST सुधार से देश के पर्यटन उद्योग को नई ऊर्जा मिली है और इस सुधार के कारण यात्रा का खर्च और होटल बुकिंग की लागत में कमी आई है, जिससे आम नागरिकों के लिए पर्यटन और भी सुलभ हो गया है।
स्केट ट्रेवल्स के सीएमडी सुभाष गोयल ने कहा कि जीएसटी सुधार से अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। GST has been reduced to 5%. This will definitely help us in the tourism industry. It will make India product a little cheaper, and we are quite confident that this step is going to boost the economy, and tourism industry is one industry which is the largest employment generator, and we can fulfill Prime Minister's vision of making India one of the best tourism destination in the whole world. और केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अब लाभार्थी जो हैं वो बिना किसी समस्या के खाते में तय न्यूनतम बैलेंस को छोड़कर बाकी बची पूरी जमा राशि निकाल सकेंगे। केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी की ओर से निकासी की इस नई लिमिट को अब मंजूरी दे दी गई है। कोई भी लाभार्थी कभी भी उसका पैसा उठाना चाहे तो तुरंत ही 75% तक पैसा उठा सकता है, ताकि अलग अलग कागजात में उसका समय ना हो, और बाकी बचा 25% पैसा उसकी जॉब पूरी होने से, यानी कि ये पैसा भी वो 1 साल में उठा सकता है। यानी कि किसी की भी जॉब नहीं रहेगी तो उसको 100% पैसा उठाने का संपूर्ण अधिकार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 13 से 17 अक्टूबर तक पूरे देश में सीपीआर जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों में सीपीआर के प्रति जागरूकता फैलाना और अधिक से अधिक लोगों को इसका प्रशिक्षण देना है। दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में अस्पताल परिसर में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आरएमएल अस्पताल के निदेशक के निर्देशन में चिकित्सीय और गैर चिकित्सीय कर्मियों के साथ तीमारदारों को बेसिक लाइफ सपोर्ट और सीपीआर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में वो आत्मविश्वास से मरीजों की जान बचाने में मदद कर सके। दरअसल कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन यानी कि सीपीआर जो है वो एक जीवन रक्षक और महत्वपूर्ण आपातकालीन प्रक्रिया है, जो कि किसी व्यक्ति की सांस या दिल की धड़कन रुकने की स्थिति में अपनाई जाती है, जिससे गंभीर हृदय संबंधी मामलों में जीवित रहने की संभावनाओं को बेहतर बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा समय समय पर सीपीआर देने से बचने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है, और अगर सीपीआर समय पर ना दिया जाए तो हर मिनट की देरी से जीवित रहने की संभावनाएं घटने लगती हैं। जब भी कोई जना बेहोश हो जाता है, उसके दिल में खून का बहाव नहीं जाता है, तो उसकी वजह से उसका दिल ने काम करना बंद कर देता है। और उस टाइम पे अगर हम उसके दिल को दबाएंगे, हम चेस्ट कंप्रेशन देंगे, छाती पे दबाव करेंगे, तो हम एक तरीके से दिल को दोबारा से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे शरीर के बाकी हिस्सों में खून जाता रहे। और ये चीज़ अगर हम शुरू के कुछ मिनटों में नहीं करेंगे तो उसके बाद इसका प्रभाव जो है हर एक मिनट में मरीज के बचने की जो टेंडेंसी है, मरीज के बचने की जो परसेंटेज है, वो हर एक मिनट के बाद घटती जाती है। हृदय संबंधी किसी भी आपातकालीन स्थिति में हम ना सीपीआर देके मरीज की जान बचा सकते हैं। इस सीपीआर वीक में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ डॉक्टर और नर्सिस के अलावा यहाँ पे ना एमटीएस वर्कर, गार्ड, सिक्योरिटी, जितनी भी आम पब्लिक, पेशेंट, उनके साथ आए हुए उनके रिश्तेदार, उन सभी लोगों को हमने ये सीपीआर सिखाया है, ताकि कहीं भी कोई भी अगर सिचुएशन आती है तो वो सीपीआर दे करके पेशेंट को हम सेव कर सकते हैं, और तब तक हम उन्हें फिर हम हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। तो हर किसी को सीपीआर आना चाहिए ताकि हम मरीज की जान बचा सकें। हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। यंग लोगों में भी हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं। आप अखबारों में भी पढ़ते हो, न्यूज़ में भी देखते हो कि जिम में जाने वाले लोग और इधर उधर जो भी होते हैं, खड़े खड़े लोग आदमी गिर जाते हैं। ऐसे में अगर सीपीआर की अवेयरनेस होगी तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं।
दीपावली और छठ पूजा पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने व्यापक तैयारियां की हैं। नई दिल्ली और आनंद विहार समेत सभी बड़े स्टेशनों पर सुरक्षा, सुविधा और भीड़भाड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम हुए हैं। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तरी रेलवे 19 सितंबर से 30 नवंबर तक कुल 4,718 विशेष ट्रेनें चला रही है। त्योहारों पर 4,718 विशेष ट्रेन फेरे, 2.7 लाख अतिरिक्त सीटें जोड़ी गयीं, 1.76 लाख जनरल सीटें उपलब्ध। अधिकतम ट्रेनें दिल्ली और लखनऊ के रूट पर। नई दिल्ली स्टेशन पर 6,000 यात्रियों का होल्डिंग एरिया, आरओ पानी, शौचालय, पंखे और मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था, 21 टिकट काउंटर, 25 ऑटोमेटिक टिकट मशीनें और मोबाइल टिकटिंग के जरिए 22 सहायक लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर 2100 से अधिक आरपीएफ और आरपीएसएफ कर्मियों की तैनाती की गई है। भीड़ की निगरानी के लिए एआई कैमरे और सीसीटीवी सिस्टम लगाए गए हैं। साथ ही दिल्ली, नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार और गाजियाबाद में 15 से 28 तारीख तक रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। जो भी हमारे पास पूरे नॉर्दर्न रीजन में लोग काम करते हैं, पूर्वांचल क्षेत्र से, जो उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न से, क्योंकि दिवाली प्लस छठ का कंबाइंड पीरियड एक ऐसा हो जाता है कि लोगों को छुट्टी मिल जाती है। उस पीरियड में लोग अपना प्लान कर लेते हैं साल भर पहले, और उसमें वो लोग जाने की उनकी इच्छा रहती है। तो हम लोग की कोशिश ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा के साथ में उनके घरों तक पहुँचा पाएँ। तो करीब करीब 900 ट्रिप हम लोग एक्स्ट्रा चला रहे हैं ट्रेन की लास्ट ईयर के मुकाबले में इस पीरियड में। उसके अलावा जो हमारी 23 रेगुलर ट्रेनें बढ़ गई हैं रास्ते से। फेस्टिवल सीजन में यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित और आरामदायक सफर देने के लिए रेलवे ने अपनी तैयारी लगभग 1 महीने पहले से शुरू कर दी थी, जिसका असर अब दिखने भी लगा है। पीक टाइम में जहां लोगों को टिकट मिल रहे हैं, वहीं स्टेशन पर पूरी तरह सुरक्षा के इंतजाम भी नजर आ रहे हैं। निशांत राय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भारतीय सेना ने ग्रेट निकोबार के कैंपबेल बे में पहली बार अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया। ये रैली सेना भर्ती कार्यालय चेन्नई द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की गई थी। कठिन मौसम और दुर्गम स्थान के बावजूद रैली का संचालन थल सेना, नौसेना, वायुसेना और स्थानीय प्रशासन के तालमेल से सफलतापूर्वक किया गया। दूर दराज के क्षेत्रों से आए युवाओं की भारी भागीदारी ने देशभक्ति और सेना के प्रति विश्वास को दर्शाया। रैली से पहले जागरूकता और पंजीकरण अभियानों ने स्थानीय युवाओं को तैयार किया और प्रोत्साहित किया। इंडोनेशिया में आई प्राकृतिक आपदा के बाद भारत ने फिर मानवता की मिसाल पेश करते हुए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। भारत ने इंडोनेशिया को आवश्यक दवाओं की एक महत्वपूर्ण खेप दी है। जकार्ता स्थित भारतीय दूतावास ने इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुरोध पर रेडियोलॉजिकल प्रभाव को कम करने के लिए पर्शियन ब्लू के कैप्सूल उपलब्ध कराए। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को ये दवाएं सौंपी। ये मदद क्षेत्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य संकटों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और गाजा में संघर्ष विराम के बावजूद तनाव कम नहीं हुआ है। इजरायल ने हमास को चेतावनी दी है कि यदि वो अमेरिका द्वारा तय संघर्ष विराम की शर्तों का पालन नहीं करता है तो दोबारा सैन्य अभियान शुरू हो जाएगा। और ये चेतावनी इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स के कार्यालय ने दी है। बयान में कहा गया है कि हमास ने अब तक 28 ज्ञात मृत बंधकों में से केवल 7 के अवशेष लौटाए हैं। हाल ही में सौंपे गए 2 शवों के बाद हमास ने कहा कि विशेष उपकरणों की कमी के कारण गाजा की खंडहर इमारतों से और शव निकालना संभव नहीं है। इजराइल ने बताया कि हमास द्वारा लौटाया गया एक अतिरिक्त शव किसी पूर्व बंधक का नहीं था। और भारतीय खेल प्रेमियों के लिए गुड न्यूज है। भारत में 20 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के कार्यकारी बोर्ड ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान शहर के रूप में अहमदाबाद के नाम की सिफारिश की है। राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी अहमदाबाद को देने पर आखिरी फैसला 26 नवंबर को ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल आम सभा की बैठक में लिया जाएगा। नाइजीरिया के अबुजा शहर की जगह मेजबानी के लिए अहमदाबाद दी गई है।
ये प्रस्ताव 26 नवंबर को ग्लासगो में होने वाली जनरल असेंबली में औपचारिक रूप से मंजूर किया जाएगा। ये खेलों की 100वीं वर्षगांठ होगी और 20 साल बाद भारत में वापसी करेगा। ये आयोजन इससे पहले भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन साल 2010 में नई दिल्ली में हुआ था। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जताई है। एक्स पर लिखा है कि भारत के लिए गर्व का दिन है। अमित शाह गृह मंत्री ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी पर लिखा कि भारत के लिए बहुत ही गर्व और खुशी का दिन। कॉमनवेल्थ एसोसिएशन द्वारा अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार भारत को देने पर देश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे आप देखेंगे नया सवेरा। फिलहाल दीजिए अनुमति। नमस्कार।